Dear children, good morning. मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पिछले चैप्टर को, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिया था और उसका व्याख्या भी किया था, साथ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ किया था, उसको अधिकांश बच्चों ने उसे पढ़ा था। टोटल बच्चों की संख्या 76 थी। इस बात की खुशी है मेरे बच्चों, लेकिन साथ ही साथ इस बात का दुख भी है कि आप लोग प्राय अन्य विषयों को ध्यान से आप लोग पढ़ते नहीं हैं। ये ऑनलाइन जो क्लास हो रही है, इसमें आप सभी ध्यान पूर्वक इसको मतलब कि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक बार जो अध्यापक चैप्टर को पढ़ाकर कंप्लीट कर रहा है मेरे बच्चों, वो दोबारा वो नहीं पढ़ाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने नई कविता बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन, इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये सेकेंड लास्ट कविता है, सेकेंड लास्ट, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। जब भी आप लोग वीडियो देखना शुरू करिएगा, और ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों किताब लेकर बैठिएगा। पहले मैं इस कविता का मूल भाव बता दूं। इस कविता में क्या है मेरे बच्चों? कविता बादल को घिरते देखा है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। प्रकृति जितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन करना असंभव है। बहुत सारे कवियों ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन वे सफल हुए, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकृति का वर्णन नहीं कर पाए। सच पूछो तो यदि कोई कहे कि ईश्वर को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन मेरे बच्चों यह प्रकृति के पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, ये सभी सब में ईश्वर का वास है। ये प्रकृति ही तो ईश्वर है। प्रकृति के पेड़ पौधे जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हवा प्रदान करती हैं, प्रकृति, वही तो ईश्वर है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर हमें जीवन दिया है, तो प्रकृति भी तो हमें जीवन दी है। उसकी हवा को मतलब ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण कर हम जीवित रहते हैं। उसके फल फूल, अनाज, जल आदि ग्रहण करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और पुष्ट बनाते हैं। यही तो ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर है। मेरे बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रकृति के अनेक रूपों को दिखाया है। वैसे तो भारत प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही धनी देश है। प्रकृति की विविधता जो भारत में दिखाई देती है, विश्व के किसी देश में नहीं दिखाई देती। एक ही साथ भारत में कई ऋतुओं का प्रभाव दिखाई देता है। भारत के कुछ भागों में सर्दी पड़ती हुई दिखाई देती है, कुछ भाग में भीषण गर्मी पड़ती है, कुछ भाग में मूसलाधार बारिश होती है। भारत खनिज प्रकृति के भीतर अनेक प्रकार के कीमती खनिज पदार्थ भरे पड़े। ये नहीं मेरे बच्चों, भारत में अनेक प्रकार के फूल और फलों के पौधे और वृक्ष हैं। जितने प्रकार के फल भारत में पाए जाते हैं, उतने प्रकार के फल विश्व के किसी देश में नहीं पाए जाते। जितनी प्रकृति के विभिन्न रूपों का दर्शन भारत में होता है,
विश्व के किसी देश में नहीं होता। मेरे बच्चों, वैसे तो प्रकृति का वर्णन करने कोई भी बैठे, उसके मुख से वो जितना भी प्रकृति का वर्णन होता जाएगा, वो वर्णन करने वाला यही सोचेगा कि अभी मैंने प्रकृति के बारे में अभी कुछ ही बातें मैंने बताई। इस कविता में मेरे बच्चों प्रकृति के केवल एक भाग का वर्णन कवि ने किया है, और वह भाग है हिमालय। हिमालय, पर्वतराज हिमालय। मेरे बच्चों थोड़ा बताओ, हिमालय की खूबी क्या है? भौगोलिक दृष्टि से, ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफी, भौगोलिक दृष्टि से हिमालय भारत का प्रहरी है, रक्षक है। हम किताब से इस कौन सा अलग बता रहे हैं मेरे बच्चों, उसका भी हम मूल भाव बताएंगे। हिमालय भारत का प्रहरी है, नंबर 1। दूसरी बात, भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश जहां भारत की जनता का अधिकांश भाग खेती के कार्यों में संलग्न है, अर्थात भारत की 65 से 70% आबादी खेती का काम करती है, जिनका जीवन खेती पर निर्भर है। मेरे बच्चों, उन किसानों की खेती के लिए नदियां प्रदान करता है हिमालय। हिमालय भारत में बहने वाली प्राय अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो भारत को धन धान्य से पूर्ण करती है। पवित्र माता गंगा हिमालय से निकली है, जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसको देव नदी कहा जाता है, ये मान्यता है कि भगवान विष्णु के चरणों से निकली, वो भी हिमालय से निकली। ये हिमालय की दूसरी खूबी। मेरे बच्चों, तीसरी खूबी, हिमालय को देवताओं का निवास स्थान बताया गया। जैसे भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, वो जो रहते हैं, जो उनका निवास स्थान है कैलाश पर्वत, वो भी हिमालय पर है। ये माना जाता है कि हिमालय पर अनेक देवताओं का वास है। किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये माना जाता है, क्योंकि हिमालय में अनगिनत दुर्गम स्थान है जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते। हिमालय में अनेक जड़ी बूटियां हैं, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण बेहोश हुए थे, भक्त हनुमान वहीं से जड़ी बूटी लाकर सुसेन वैद्य को दिए थे, और सुसेन वैद्य लक्ष्मण की प्राण बचाए थे। मेरे बच्चों, हिमालय में अनेक जीव जंतु बसते हैं, अनेक प्राणियों का वास है। सबसे बड़ी बात, विश्व के दूसरे देशों के पक्षी जहां गर्मी पड़ती है, वे पक्षी भारत की तरफ उड़कर आते हैं और हिमालय में अपनी शरण लेते हैं। वैसे तो मेरे बच्चों, हिमालय की बहुत सारी खूबी है। इसमें कवि ने, इस कविता में कवि ने बादल की जल की वर्षा को माध्यम जरिया बनाकर कवि ने हिमालय की खूबसूरती का वर्णन किया है। बताया है कि हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं, जिन पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वो सोने के रंग में रंग जाती है। हिमालय पर अनेक
झीलें हैं, हिमालय पर सुंदर वन है जहाँ किन्नर किन्नरियों का वास है। हिमालय प्राकृतिक संपदा के लिए धनी तो है ही, रक्षित तो है ही, अपने आप में अद्भुत सौंदर्य समेटे हैं, अद्भुत सौंदर्य समेटे। ये मेरे बच्चों, ये हिमालय की खूबसूरती। मेरे बच्चों, अब मैं आप लोगों को बादल को घिरते देखा है, इसका अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आज अभी मूलभाव हुआ, इसके बाद इसकी व्याख्या के बाद अगली बार अगली कक्षा में जब हम क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित होंगे, क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के साथ साथ पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से पहले एक बार फिर से मैं इस पोएम का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद मेरे बच्चों क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूंगा और उसका आंसर आप लोगों को लिखने के लिए दूंगा। मेरे बच्चों, पहला पद्य है, पहले पूरा पद्य पढ़ लेता हूं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि ने बादल के माध्यम से कि हाँ, हिमालय पर इस जगह पर जल की वर्षा किया था और उसको जल की वर्षा करते हुए देखा है। वर्णन कर रहा है कि बादल हिमालय में वर्षा किया, बादल ने हिमालय में अपने जल की वर्षा किया, लेकिन किन जगहों पर किया, इस बात को बताने के साथ साथ कवि ने उन जगहों की सुंदरता का भी वर्णन किया है। मकसद है हिमालय की सुंदरता का वर्णन करना, मकसद है हिमालय की सुंदरता का वर्णन करना। क्या कह रहा है कवि? अमल धवल गिरि के शिखरों पर, गिरि में हिमालय के उन ऊंची चोटियों पर जहां सफेद और निर्मल बर्फ जमी रहती है। अमल मीन्स निर्मल, जिसमें कोई गंदगी न हो, धवल मीन्स सफेद। हिमालय की वह चोटियां जो निर्मल और सफेद बर्फ से ढकी रहती हैं, वहां भी मैंने बादल के जल की वर्षा करते हुए देखा है। वंस अगेन, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां जो निर्मल और सफेद बर्फ से ढकी रहती हैं, वहां भी मैंने बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा है। और क्या मेरे बच्चों, हिमालय पर ही मानसरोवर है। मानसरोवर की यात्रा पर लोग जाते हैं क्योंकि वह पवित्र झील है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखे। उस मानसरोवर में मेरे बच्चों लाल और सफेद रंग के कमल के फूल तैरते हुए दिखते हैं। कवि कह रहा है कि कभी सीधे नहीं कहा है कि मानसरोवर में भी बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा है। वो मानसरोवर की खूबसूरती का वर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है कि मानसरोवर के स्वच्छ जल में जो कमल के फूल खिले रहते हैं, उन कमल के फूल की पंखुड़ियों पर बादल की बूंदों को गिरकर मोती जैसे चमकते हुए मैंने देखा है। उद्देश्य मानसरोवर का वर्णन करना, बताना कि हिमालय पर मानसरोवर है। मानसरोवर में बादल को वर्षा करते हुए दिखाना यह मकसद है, लेकिन असली मकसद मानसरोवर की सुंदरता का वर्णन करना, बताना कि मानसरोवर विशाल है, उसका जल निर्मल है, उसमें कमल के फूल है, जिन फूलों की पंखुड़ियों पर बादल की बूंदें मोती जैसे झलकती हैं। ये है मकसद, ये है मानसरोवर की प्राकृतिक खूबसूरती। ये रहा पहला पद। दूसरा, तुंग हिमालय के कंधों पर
छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उसके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंत तू खोजते हुए हंस उतरते दिखाए, बादल को घिरते दिखाए। मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि हिमालय पर छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं, झील पॉन्ड्स। मानसरोवर भी एक झील है जो बहुत बड़ी झील है। उन्हीं झीलों से रिस रिस करके पानी आता है। पर्वत की ऊंची चोटियों पर जहाँ बर्फ जमी है वहीं से पानी रिसता हुआ आता है जो समतल भागों में आकर नदी का रूप धारण करता है। तो वही यहाँ कर रहा है कि हिमालय कभी कर रहा है, हिमालय के कंधों पर अनेक झीलें हैं, अनेक झीलें हैं, अनेक पॉन्ड हैं। उन झीलों का पानी बहुत ही स्वच्छ है, देखने में एकदम पानी नीले रंग का दिखाई देता है। उन झीलों में मैदानी इलाकों से, दूसरे देशों से जो गर्मी से व्याकुल रहते हैं, दूसरे देशों में निवास करने वाले पक्षी वे हिमालय में आकर शरण लेते हैं और उन झीलों में आकर वास करते हैं। और उन झीलों में कमल की डंठलियों से मेरे बच्चों वे विषम तत्व मेरे बच्चों, उसको हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। जैसे हंस है एक शाकाहारी पक्षी है, वैसे जितने भी पक्षी, सभी पक्षी एक बच्चों को छोड़कर, हॉक को छोड़कर, ईगल को छोड़कर, लेकिन दूर देशों से आने वाले पक्षी मेरे बच्चों वे ऐसे झीलों में पहुंचते हैं। कमल के डंठलियों के भीतर पाए जाने वाले विषम तत्व को, बोन मैरो को, जो मीठा भी होता है और कड़वा भी होता है, उसको खोज कर खाते हुए मैंने देखा है। और ऐसी झीलों के ऊपर बादल को मैंने जल की वर्षा करते हुए देखा। यह कवि का मकसद ये नहीं कि हिमालय पर स्थित अनेक झीलों में बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा, नहीं मेरे बच्चे। असली मकसद है हिमालय पर पाई जाने वाली, हिमालय पर स्थित उन झीलों की सुंदरता का वर्णन करना, जिन झीलों में दूसरे देशों से पक्षी आकर रहते हैं और उस झीलों में पाए जाने वाले कमल को अपना आहार बनाते हैं। ये रहा दूसरा पद। तीसरे पद में एक मान्यता है मेरे बच्चों, एक किंवदंती है, एक लोक कथा है चकवा और चकवी पक्षी के बारे में। चकवा और चकवी, चकवा और चकवी मेरे बच्चों, ये दोनों पक्षी जोड़े में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से अगाध प्यार करते हैं, बहुत प्यार रहता है उनमें। लेकिन मेरे बच्चों, उनके जीवन की एक विडंबना भी है। प्राय दिन का समय पूजा पाठ के लिए और रात का समय विश्राम के लिए होता है। चकवा और चकवी ये दोनों पक्षी प्राय नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। झीलों के किनारे मेरे बच्चों, रात के समय जब आकाश में चांद निकल आता है, इसमें चकवा पक्षी चांद से बहुत प्यार करता है। इसलिए वह अपनी चकवी के तरफ ना देखकर चांद के तरफ देखने लगता है। परिणाम ये होता है कि उसकी चकवी उसे छोड़कर नदी या तालाब है या झील है, उसके दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है, रूठ कर नाराज होकर और दोनों पूरी रात
एक दूसरे को पुकारते रहते हैं, पीयू पीयू की आवाज लगाते रहते हैं, रात भर उनका मिलन नहीं होता। ये ईश्वर का अभिशाप है कि रात के समय दोनों नहीं मिल पाएंगे। मेरे बच्चों, जब सुबह होती है तो चकवी दूसरे किनारे से आती है और उस नदी के किनारे जो सवाल घास होती है, सवाल जो पानी में उगने वाली घास है, उसी पर दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम भरी नोक झोंक करते हैं, लड़ाई करते हैं। हंसना मना है मेरे बच्चों, दोनों एक दूसरे से मतलब नोक झोंक करते हैं, लड़ाई करते हैं, दूसरे से लड़ते हैं, शिकायत करते हैं। मेरे बच्चों, जहाँ प्यार है वहीं तो नोक झोंक होती है। बिना नोक झोंक के प्यार में बढ़ोतरी, इंक्रीज में बढ़ोतरी नहीं होती। इसीलिए दोनों नोक झोंक करके एक दूसरे से झगड़ करके फिर से खुश होते हैं और फिर से दिन व्यतीत करने लगते हैं। उन्हीं चकवा और चौकवी का वर्णन इस तीसरे पद्य में किया गया। क्या कर रहा है कवि, ध्यान देना। ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था, बसंत ऋतु का मौसम था, सुबह हुई थी, मंद मंद अनिल बह रहा था, धीरे धीरे हवा चल रही थी, धीरे 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 सुगंधित ठंडी हवा चल रही थी। बाल रूण की मृदु किरणें थी, सूर्योदय हो रहा था और उसकी मीठी किरणें, तपिश गर्मी प्रदान करने वाली किरणें नहीं, सूर्य की पहली किरण प्रकृति पर पड़ रही थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे और अगल बगल में झीलों के ऊपर जो बर्फीली चोटियां थी, उन बर्फीली चोटियों पर सूर्य की पहली लाल किरण पड़ने के कारण वो चोटियां सोने के रंग में दिखाई देने लगी थी, सब पीले रंग में रंग गई थी। इसी को कहा है कवि ने, स्वर्णिम शिखर थे, सभी चोटियां सोने के जैसे दिखाई दे रही थी। एक दूसरे से विरहित होकर अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी थी, उस सुबह जिस सुबह में चकवा चकवी एक जगह इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने अपनी पूरी रात अलग होकर झील के दो किनारे पर रहकर बिताई थी, है ना। निशा काल से चिर अभिशापित, जिनको शुरू से ईश्वर का अभिशाप मिला था कि रात के समय दोनों मिल नहीं पाएंगे, वही बेवश उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें वही मजबूर चकवा चकवी जो रात को दो जगह होकर अपनी रात बिताए थे, जो रात भर एक दूसरे को पुकारते रहे थे, सुबह होने के साथ उनका क्रंदन, उनका पुकार बंद हो गया और दोनों एक जगह आकर मिल गए और क्या करने लगे, वही मेरे बच्चों आगे नहीं कहेंगे, है ना। उस महान सरोवर के तीरे, उस महान झील के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, सवाल रूपी घास के हरे गलीचे पर दरी पर बैठकर प्रणय कला छेड़ते देखा है। प्यार में झगड़ा करते हुए कभी कह रहा है, मैंने उन दोनों पक्षियों को देखा है और वहां पर भी मैंने बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा है। मेरे बच्चों, कभी तो कह रहा है कि सरोवर, उस महान सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे मैंने बादल को वर्षा करते हुए देखा, लेकिन ये तो वर्णन कर रहा है, लेकिन इसी बहाने कभी बसंत ऋतु की खूबसूरती का वर्णन किया और इसमें एक प्राचीन मान्यता का भी वर्णन कर दिया, चकवा और चकवी का, चकवा और चकवी का, और यह भी बता दिया है कि बड़े बड़े झीलों तालाबों के किनारे जो हिमालय पर स्थित है,
किनारे जो घास पड़ी है उस पर पक्षी रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, एक दूसरे से साथ प्रेम की क्रीड़ा खेल खेलते रहते हैं। यह बताना मकसद है। बताने का मकसद यह है कि हिमालय में खूबसूरती की, सौंदर्य का कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं। जितना देखो मन नहीं भरेगा। मेरे बच्चों, सुंदर हिमालय की सुंदरता का दर्शन करने के लिए ही तो दार्जिलिंग जाते हो, करसियांग जाते हो, मसूरी जाते हो, नैनीताल जाते हो। ये सब हिमालय पर बसे हुए शहर है। क्या उस शहर की खूबसूरती देखने जाते हो? नहीं, हिमालय की खूबसूरती देखने जाते हो। जबकि वो हिमालय का एक छोटा सा अंश है, स्मॉल पार्ट ऑफ हिमालय, एक छोटा सा भाग है। कभी ने भी हिमालय की खूबसूरती का वर्णन करने की कोशिश किया है, लेकिन अब कहाँ हिमालय की खूबसूरती का कोई पूर्ण रूप से वर्णन कर सकते। ग्रंथ तो भर जाएंगे, लेकिन फिर भी हिमालय की खूबसूरती का वर्णन पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट, दुर्गम बर्फानी पहाड़ी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वालों निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मेरे बच्चों, मैदानी इलाकों में, जंगलों में हिरन तो पाए जाते हैं, पहाड़ी हिरन भी पाए जाते हैं, जो हिमालय के ऊपरी चोटी में रहते हैं, जहाँ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ रहती हैं। उनको ठंड में रहने की आदत होती है। लेकिन इसका अर्थ बताने से पहले मेरे बच्चों, आप लोगों को एक अलग से दोहा बताता हूँ, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे घट घट नाम है दुनिया देखे नहीं। कहने का मतलब ये मेरे बच्चों, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ। कस्तूरी केसर, कस्तूरी की खेती कश्मीर में की जाती है, लेकिन एक कस्तूरी हिरन की नाभि में भी पाई जाती है। नाभि में एक कस्तूरी हिरन की नाभि में भी पाई जाती है। उसी पर देखो कवि क्या कर रहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कवि कह रहा है कस्तूरी तो हिरन के नाभि में रहता है, जिसकी सुगंधी हिरन के नाक तक पहुंचती है, और उसकी सुगंधी को महसूस करके हिरन जंगल में इधर उधर दौड़कर उस कस्तूरी को खोजता है, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिलती। जीवन भर उस कस्तूरी को खोजता रहता है, नहीं मिलती। ऐसे खटखटी राम है दुनिया देखे नहीं। ऐसे ही मेरे बच्चों, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, परमात्मा, यीशु मसीह सब मनुष्य के दिल में रहते हैं, लेकिन मनुष्य उसे देख नहीं पाता। उसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि जगहों पर खोजता है। खोजना चाहिए अपने ईश्वर को, परम पिता परमेश्वर को, अल्लाह को, यीशु मसीह को अपने दिल में खोजना चाहिए, अर्थात मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। वही यहाँ कर रहा है, कभी वर्णन कर रहा है, यहाँ बर्फ से ढकी हुई दुर्गम पहाड़ियों का वर्णन कर रहा है। मकसद ये बताना नहीं कि दुर्गम पहाड़ियों पर जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जहाँ केवल हिरन पाए जाते हैं, पहाड़ी हिरन जो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, ऐसे जगहों पर भी जल बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा है। ये वर्णन करना नहीं, वर्णन करना कि हिमालय में अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बर्फ से ढकी चोटियाँ हैं, जहाँ मनुष्य के पैर नहीं पहुँच सकते, जहाँ केवल हिरन रहते हैं। वही हिरन जो नाभि से उठने वाले कस्तूरी के गंध को पाकर उस हिमालय में कस्तूरी को पाने के लिए दौड़ते हुए मैंने देखा है। ऐसे दुर्गम स्थान पर मैंने बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा है। ये है पोएम का अर्थ। नेक्स्ट मेरे बच्चों, अब देखो, प्राय
इसमें मैं बताया ऐसे दुर्गम पहाड़ियां हजारों फीट की ऊंचाई पर होती है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, कहाँ गया वह धनपति कुबेर, कहाँ गई उसकी वह हालका, नहीं ठिकाना कालिदास के प्रेम प्रवाही गंगा जल का। मेरे बच्चों, हिमालय से निकलने वाली पवित्र गंगा, जिनका उद्गम स्थान गंगोत्री है, उस स्थान के नाम पर गंगा का नाम गंगोत्री भी है। कालिदास, वही कालिदास मेरे बच्चों, आषाढ़ का एक दिन में जिसका वर्णन मैं किया हूं, कालिदास ने, अरे वो तो हिमालय प्रदेश के एक छोटे से गांव का निवासी था। उसकी रचनाओं में ऋतु संहार हो, मेघदूत हो, रघुवंश हो, अभिज्ञान शकुंतलम हो, सभी रचनाओं में कालिदास ने हिमालय का वर्णन किया है। मेरे बच्चों, कालिदास ने हिमालय पर देवताओं के खजांची कैसियर, जो धन के राजा कुबेर दिखाया है, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार उनका भी निवास स्थान हिमालय ही है। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं गया, बादल को जल की वर्षा करते हुए हिमालय पर गया, चारों तरफ खोजा। कालिदास ने जिस मेघदूत का वर्णन किया उसको भी खोजा, देवता कुबेर के महल को भी खोजा, मुझे नहीं मिला मेरे बच्चों। किंतु वहां भी मैंने हिमालय ये बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा, बादल को जल की वर्षा करते हुए देखा। ये तो कवि का मकसद है, लेकिन असली मकसद है यह बताना कि पवित्र गंगा का उद्गम स्थान हिमालय है और देवताओं का निवास स्थान भी हिमालय है। उसी का वर्णन, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी अलका, अलका में स्वर्ग नगरी। कह रहे कभी कह रहा है मैं हिमालय पर गया, मुझे कहीं भी स्वर्ग नहीं दिख, अलकापुरी नहीं दिखाई दी, देवताओं की नगरी, कुबेर का भी घर नहीं दिखाई दिया, गंगा का उद्गम स्थान भी नहीं दिखाई दिया। ये गलत। प्राय लोग गंगोत्री जाकर उसका उद्गम स्थान को देखते हैं, वहाँ नहीं, साधु तपस्वी तपस्या करते हुए मिलते हैं मेरे बच्चों। ढूंढा बहुत, परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं। मैंने मेघदूत को खोजने की कोशिश किया जिसका वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथों में किया है, किंतु मुझे वो मेघदूत कहीं नहीं मिला। कौन बताया वो छाया में बरस पड़ा होगा नहीं यहीं पर, कौन बताएगा। हो सकता है कि जहां मैं नहीं गया वहां भी बादल ने अपने जल की वर्षा वहां किया हो। जाने तो वह कविकल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नगर चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ का झंझाने से गरज भिड़ते थे। छोड़ो, कभी लोग कल्पना के आधार पर वर्णन करते हैं, मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं। फिर भी वो तो मैंने नहीं देखा, न मेघदूत को देखा, न कुबेर को देखा, न क्या हम कहते हैं देवताओं की नगरी को, अलकापुरी को देखा। छोड़ो, लेकिन मैंने भगवान भोलेनाथ देव के देव महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर बादल को घूम घूम करके जल की वर्षा करते हुए मैंने देखा है। मेरे बच्चों, अंतिम पद इसमें भी हिमालय की खूबसूरती का ही वर्णन है। हिमालय की बताया कवि ने कि हिमालय देवताओं का निवास है। हिमालय पर देवताओं को खुश करने के लिए किन्नर और किन्नरियां, मेरे बच्चों, किन्नर और किन्नरियां, किन्नर और किन्नरियां किन्नर और किन्नरियां, मेरे बच्चों, ये किन्नर और किन्नरियां ये गा कर नाच कर देवताओं का मनोरंजन करते हैं। वही
उसी से ही उनका जीवन यापन चलता है। उन्हीं किन्नर और किन्नरियों का कितने सुंदर ढंग से कवि ने वर्णन किया है। पता है कि ये हिमालय में रहते हैं, इनके जीवन में धन धान्य से पूर्ण जीवन नहीं दिखता, लेकिन फिर भी ये बहुत खुशहाल और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आइए, इनका निवास स्थान, किन्नर और किन्नरियों का निवास स्थान भी हिमालय है। हिमालय है, ये हिमालय के चोटियों पर ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। क्या कर रहा है? सत सत निर्झर निर्झरणीकल, निर्झर निर्झरणी, निर्झर मिस झरना, निर्झर निर्झरणी मिस नदी। हिमालय से जहाँ सैकड़ों झरने निकलते हैं, सैकड़ों नदियां निकलती हैं, जहां पर मुखरित देवदारू कानन में जंगल वन, जिस हिमालय पर देवदारू के जंगल हैं, देवदारू वृक्ष के जंगल हैं, शोणित धवल भोजपत्रों से निर्मित उन्हीं देवदारू के जंगल में लाल और सफेद भोजपत्रों से, एक पेड़ है जिसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं मेरे बच्चों, वही पत्ते जिस वक्त पहले जो लिखने के काम आते थे, जिसको भोजपत्र कहा जाता था। आज भी कोई मंत्र लिखा जाता है किसी के जीवन के कष्ट को मिटाने के लिए, तो उसी भोजपत्र पर लिखा जाता है मेरे बच्चों। छोटा सा भोजपत्र, बहुत पैसा लगता है उसको लेने में। तो लाल और सफेद भोजपत्रों से झोपड़ी बनाकर किन्नर किन्नरियां उसमें रहते हैं, किन्नर और किन्नरियां, और कैसे उनका घर सजा रहता है, वे अपने आप को कैसे सजा कर रखते हैं मेकअप करके। ध्यान देना मेरे बच्चों, रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। किन्नर और किन्नरियां अपने केस को रंग बिरंग के फूलों से सजाते हैं, रंग बिरंग के डिफरेंट कलर के फूलों से अपने केस को सजाते हैं, जूड़े को सजाते हैं। इंद्र नील की माला डाले शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, और वे अपने गले में नीले रंग के फूलों की माला पहनते हैं। वही किन्नर किन्नरियां जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, उनके गले बहुत सुंदर होते हैं, और उनके गले में सुशोभित नीले रंग के फूलों की माला और भी उनके गले की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। कानों में कुबलय लटकाए, कुबलय मीन्स फूल की पंखुड़ी, कान में सोने के गहने नहीं मेरे बच्चों, फूलों की पंखुड़ियों को कान में लगाकर रहते हैं। कुबलय मीन्स पंखुड़ी। सततल लाल कमल बेड़ी में सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल को, अरे पंखुड़ी मीन्स उसका जो पार्ट होता है, याद करो मेरे बच्चों, बोलचाल की भाषा में एक रोज फ्लावर लेते हो, उसके एक एक पंखुड़ी तोड़ते हो, ये डैसमिना, वही मेरे बच्चों, एक एक जो उसका भाग होता है फूल को, उसको हम पंखुड़ी कहते हैं। तो ऐसा कमल का फूल जिसमें सैकड़ों पंखुड़ियां होती हैं। किन्नर और किन्नरियां अपने पैरों को सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल से सजाई रहती है, सजाई रहती है। रचत रचित मणिखचित कला में, रचत रचित मणिखचित कला में, और उनके घर में जो पात्र होते हैं, मधुपात्र, शराब के गिलास, वे चांदी के होते हैं, चांदी के, जिसमें अनेक कलाकारी की गई रहती है। पान पात्र द्राक्षासो पूरी, द्राक्षासो मीन्स अंगूर से बनी हुई शराब, द्राक्षासो मतलब अंगूर से बनी हुई शराब। जो गिलास, जिनका गिलास अंगूर के लाल रंग के शराब से भरा रहता है, और क्या रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर, जिनके सामने चंदन की लकड़ी का बना हुआ
एक छोटा सा टेबल होता है जिस पर रखा रहता है वही चांदी का गिलास जिसमें अंगूर की शराब रहती है। नीरद, ये तो टेबल का वर्णन है मेरे बच्चों, मेज का जिस पर गिलास रहता है। अब खुद किन्नर और किन्नरियां किस पर बैठे रहते हैं? हिरण के छाल पर जो एकदम मुलायम रहता है उस पर बैठे रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। उनकी अंगुलियां बांसुरी पर थिरकती रहती हैं। किन्नरियां और किन्नर दोनों नृत्य करते रहते हैं ताकि देवताओं को खुश करते। ऐसे वे मस्ती भरे जीवन जीते हैं। क्या करा है? नरम निदान बाल कस्तूरी मृग छालों पर पाथी मारे। कोमल हिरणों के कोमल छाल पर पालथी लगाकर बैठे हुए किन्नर किन्नरियों को मैंने देखा है। और क्या करते? मदिरा ऋण आंखों वाले, जिनकी आंखों में शराब के नशे का भाव दिखता है, ऐसे किन्नर और किन्नरियों को क्या करते हुए मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। ऐसे किन्नर और किन्नरियों को बांसुरी बजाते और नाचते हुए मैंने देखा है। मेरे बच्चों, ये हिमालय की खूबसूरती का वर्णन किया है। कविता समाप्त हुई। मेरे बच्चों, घबराओ मत। जहां थोड़ा सा अंश छूट गया है जिसको तुम कैचअप नहीं कर पाए हो, अगले पीरियड में जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर देने जाऊंगा, देने से पहले जब डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन आंसर का, उससे पहले एक बार फिर मेरे प्यारे बच्चों इसका मैं अर्थ बताऊंगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। ध्यान देना, पढ़ाई के लिए ज़्यादा जागरूक बने रहना। ईश्वर अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत बख्शे, पढ़ाई के प्रति उनके मन में उत्साह और रुचि जगाए। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, धन्यवाद।